नमस्कार। आज हम एक ऐसी बहस की बात करने वाले हैं जिसने इंटरनेट पर मानो आग ही लगा दी। इसका नाम है स्पर्म बॉट डिबेट। तो शुरुआत करते हैं इस अजीब से लेकिन मजेदार कोड के साथ। ये एक ऑनलाइन बातचीत से लिया गया है जो जितनी फनी है उतनी ही गहरी भी। तो ये सब शुरू कैसे हुआ? एक वीडियो वायरल हुआ। इसमें एक छोटा सा माइक्रोस्कोपिक रोबोट है, बिल्कुल एक स्प्रिंग जैसा, और वो एक अकेले स्पर्म सेल को पकड़कर अंडे की तरफ धक्का दे रहा है। बस इस एक क्लिप ने रेडिट पर एक ऐसी बहस छेड़ दी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अच्छा, तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला रिएक्शन लोगों का क्या था? मजाक। लोगों ने इस छोटू से माइक्रोस्कोपिक ड्रामा में एक पूरी इंसानी कहानी देख ली। इंटरनेट ने भी इस टेक्नोलॉजी को बड़े मजेदार नाम दिए, जैसे कि स्पर्म उबर, निपो स्पर्म, और यहां तक कि स्पर्म सेल्स के लिए व्हीलचेयर। इससे साफ पता चलता है कि लोगों ने इसको फौरन एक कॉमेडी की तरह देखा, जैसे मानो कोई आलसी सा स्पर्म हो जिसे जबरदस्ती काम पर भेजा जा रहा हो। लेकिन ये मजाक जल्दी थोड़ा डार्क हो गया। यूजर्स ने एग्जिस्टेंशियल जोक्स मारने शुरू कर दिए। मतलब वो कल्पना करने लगे कि इस तरह पैदा होने वाले बच्चे को कैसा लगेगा, ये जानकर कि उसे जबरदस्ती इस दुनिया में लाया गया है। और बस यहीं से पूरी बात मजाक से हटकर एक सीरियस बहस में बदल गई। इसने आखिरकार नेचर और इंसानी दखलंदाजी पर एक बहुत ही बुनियादी सवाल खड़ा कर दिया। इस बहस का जो कोर था ना, वो इस यूजर ने बड़े अच्छे से समझाया। आइडिया ये है कि भाई, नेचर का एक सिस्टम है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। मतलब अंडे तक की रेस ये पक्का करती है कि सिर्फ सबसे मजबूत स्पर्म ही जीते। तो बहस दो हिस्सों में बंट गई। एक तरफ थे वो लोग जो कह रहे थे कि ये तो नेचर के काम में दखल देना है, अगर कोई स्पर्म खुद नहीं पहुंच पा रहा तो शायद उसे पहुंचना ही नहीं चाहिए। और दूसरी तरफ लोगों ने दलील दी कि अरे, स्लो होने का मतलब ये थोड़ी है कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन खराब है, ये तो बस एक मैकेनिकल प्रॉब्लम हो सकती है जिसे टेक्नोलॉजी ठीक कर सकती है। और इसने पूरी बहस को एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर दिया। क्या रफ्तार सच में क्वालिटी का सबूत है? बस यहीं से कॉन्वर्सेशन और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गई। इसके बाद बहस ने एक साइंटिफिक मोड़ ले लिया। कुछ यूजर्स ने साइंस और बायोलॉजी का सहारा लिया, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाली जो शुरुआती सोच थी ना, उसको चैलेंज करने के लिए। यहां पर जो मेन चीज समझने वाली है वो है स्पर्म मोटिलिटी। इसका सीधा सा मतलब है स्पर्म के तैरने की काबिलियत। कई यूजर्स ने ये पॉइंट आउट किया कि स्पर्म की पूंछ जो उसे आगे बढ़ाती है और स्पर्म का सिर जिसमें सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। और ये एनालॉजी तो क्या कमाल की है। एक यूजर ने इसे बेहतरीन तरीके से समझाया। सोचिए एक रेडियो जिसका एंटीना टूट गया है। एंटीना के बिना वो काम नहीं कर सकता, लेकिन अंदर से तो वो अभी भी एक परफेक्ट रेडियो है ना? बिल्कुल उसी तरह एक खराब पूंछ वाला स्पर्म अभी भी अपने सिर में परफेक्ट जेनेटिक कोड लिए हो सकता है। ये टेक्नोलॉजी तो बस एक नया एंटीना लगा रही है। लेकिन ठहरिए, इसमें एक और पहलू है। कुछ दूसरे यूजर्स ने सही पॉइंट आउट किया कि साइंस भी पूरी तरह से वन साइडेड नहीं है। भले ही मोर्टेलिटी सीधे सीधे खराब जीन्स का कारण ना हो, लेकिन हाँ, कभी कभी इन दोनों के बीच एक लिंक, एक कोरिलेशन हो सकता है। तो मामला इतना सीधा साधा भी नहीं है। और जैसे जैसे ये बात आगे बढ़ी, ये सिर्फ बायोलॉजी तक सीमित नहीं रही। अब ये समाज, इकोनॉमिक्स और फिलॉसफी से जुड़ी गहरी चिंताओं तक जा पहुंची। कॉन्वर्सेशन जल्दी ही बड़े बड़े सोसाइटल सवालों पर आके टिक गई। जैसे, क्या ये टेक्नोलॉजी सिर्फ अमीर लोगों को एक और एडवांटेज देगी? क्या इसकी वजह से हमें नेचर के साथ अपने रिश्ते को दोबारा सोचना पड़ेगा? और क्या इससे लोग अडॉप्शन के ऊपर बायोलॉजिकल बच्चों को ज्यादा तरजीह देंगे? और इस यूजर ने तो इस चिंता को बड़े ही तीखे अंदाज में सामने रखा। उनका कहना था कि आने वाले टाइम में रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी एक क्लास सिस्टम बना सकती है, जहां अमीर लोगों को डिजाइनर जीन्स मिलेंगे और बाकी सबको बस ऐसी वैसी बेसिक मदद। तो आखिर इस पूरी बहस से हमें क्या समझ आता है? चलिए इसका एक आखिरी निचोड़ देखते हैं। ये रेडिट थ्रेड सिर्फ एक स्पर्म वीडियो के बारे में नहीं था। ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि सोसाइटी किसी भी नई डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी पर कैसे रिएक्ट करती है। पहले हम हंसते हैं, फिर डरते हैं, फिर बहस करते हैं, और आखिर में हम अपने अस्तित्व से जुड़े बड़े बड़े सवाल पूछते हैं। और शायद इस पूरी एथिकल दुविधा को इस एक मशहूर कोट से बेहतर कुछ नहीं समझा सकता जो एक यूजर ने थ्रेड में शेयर किया था। ये वही क्लासिक बहस है ना, क्या हम कर सकते हैं वर्सेस क्या हमें करना चाहिए। तो आखिर में ये बहस हमें इस एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है।
इसका कोई आसान जवाब तो है नहीं, लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, ये एक ऐसा सवाल है जिसका सामना हम सबको करना ही पड़ेगा। इस विश्लेषण में शामिल होने के लिए शुक्रिया।